सेमेस्टर 4 आर्थिक विचारों के सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न पत्र है पोस्ट कीनीजियन एंड इंडियन थॉट्स, उसके अंतर्गत जोसेफ एम शुम्पीटर के सिद्धांतों के विषय में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। और अब हम लोग बात करेंगे कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों की जो पोस्ट कीनीजियन समय में आते हैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे जॉन हिक्स की। जॉन हिक्स, J.R. हिक्स, आप इनके नाम से परिचित होंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जॉन हिक्स केनेथ एरो के साथ कार्यरत रहे हैं और 1972 में इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। J.R. हिक्स का नाम आर्थिक सिद्धांतों में कई जगह आपने सुना है। हिक्स मूल रूप से जिस पुस्तक से प्रसिद्ध हुए वो उनकी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल थी। वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के अतिरिक्त उन्होंने अर्थशास्त्र की अन्य ब्रांचेस और अन्य शाखाओं पर भी अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। हम लोग एक एक करके उनके आर्थिक सिद्धांतों की बात करते हैं। हिक्स के जो मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं, जो मुख्य आर्थिक विचार हैं, उसमें सबसे पहला विचार उपभोक्ता सिद्धांत का है, जहां उन्होंने यूटिलिटी, उपयोगिता को कार्डिनल कहा था। उपयोगिता क्रमवाचक है, गणनावाचक नहीं है। मार्शल के सिद्धांत के विपरीत मार्शल ने कहा था यूटिलिटी इज कार्डिनल, लेकिन हिक्स का कहना था यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। और उदासीनता वक्र सिद्धांत की सहायता से उन्होंने उपयोगिता को ऑर्डिनल, क्रमवाचक मानते हुए उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित किया। तो उपभोक्ता पहला कंट्रीब्यूशन J.R. हिक्स का उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता का संतुलन, जहां पर यह माना गया कि उपयोगिता क्रमवाचक है, गणनावाचक नहीं है। आपने इन सिद्धांतों को पढ़ा है कि हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व की सहायता से किस प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की, और उसी के सहारे उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस के भी 4 कंसेप्ट दिए थे। उपभोक्ता की बचत की भी 4 अवधारणाएं दी थीं। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सबसे पहले मार्शल ने दी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट की सहायता से। लेकिन मार्शल के बाद हिक्स ने भी उपभोक्ता के व्यवहार की, उपभोक्ता की बचत की संकल्पनाएं 4 प्रकार से प्रदर्शित की। तो उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में हिक्स के योगदान 2 प्रकार के हैं। एक, उपयोगिता गणनावाचक नहीं, क्रमवाचक है, और दूसरा, उपभोक्ता की बचत की 4 प्रकार की संकल्पनाएं, 4 कंसेप्ट उनके द्वारा दिए गए। उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों को जब हम देखते हैं तो हिक्स का योगदान एक बार फिर आता है। जब इंडिफरेंस कर्व टेक्निक हिक्स ने दी, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन सब की चर्चा हुई, तो वहाँ पर इन सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पे हुई कि कई स्थितियाँ व्यवहारिक नहीं हैं जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक में मानी जाती हैं। इसके एजम्पशंस बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, बड़े कठिन हैं, व्यवहार से थोड़ा सा दूर हैं। तो कंज्यूमर के व्यवहार की वास्तविक व्याख्या उसके बाजार में वास्तविक व्यवहार से की जा सकती है। यह एक नई बात पॉल ए सैमुअल्सन ने
रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत की उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, जहां उन्होंने कहा कि चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस, और उपभोक्ता किसी एक वस्तु का जो चुनाव करता है वही चुनाव उसकी चॉइस को प्रदर्शित करता है, चुनाव को वही चुनाव उसकी प्राथमिकता को, उसकी पसंदगी, उसके प्रेफरेंस को प्रदर्शित करता है। और यहाँ उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार के लिए, उपभोक्ता व्यवहार के लिए हमको किसी ग्राफ कर्व की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इकोनोमेट्रिक अप्रोच से रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो सैमुअल्सन ने दी वो वास्तविकता के थोड़ा ज़्यादा करीब थी, और इसका असर ये हुआ कि वही जे.आर. हिक्स जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व टेक्निक की सहायता से उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या की थी, उन्होंने अपने उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत को बदला। 1956 में अपनी पुस्तक में रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी उन्होंने उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की व्याख्या एक नए तरीके से की। तो एक उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत जो पहले हिक्स ने दिया, और सैमुअल्सन के बाद फिर एक उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हिक्स ने दिया जो उनकी किताब रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्डरिंग कहते हैं, तार्किक क्रमबद्धता का सिद्धांत या मांग का तार्किक क्रमबद्धता का सिद्धांत। रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में जब उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की व्याख्या हिक्स ने की, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो सैमुअल्सन की रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच है वो वास्तविकता के ज़्यादा नज़दीक है, और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी के अंतर्गत जे.आर. हिक्स जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व टेक्निक दी थी, उन्होंने एक भी कर्व का उपयोग नहीं किया, और बिल्कुल एक नए तरीके से इंडिफरेंस कर्व की टेक्निक को छोड़ते हुए बिल्कुल एक नए तरीके से उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या तार्किक क्रमबद्धता के आधार पर, लॉजिकल ऑर्डरिंग के आधार पर की। यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक अच्छी व्यवहारिक थ्योरी है, ज़्यादा व्यवहारिक है, और हिक्स ने स्वीकार किया कि मुझको रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी के अंतर्गत जो लिखने की प्रेरणा मिल रही है, इसका जो बेसिक इनपुट या सहारा है या प्रेरणा है, वो मुझे रिवीजन ऑफ डिमांड, वो मुझे सैमुअल्सन की थ्योरी से ही मिली, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से। लेकिन बस एक बात पे हिक्स ने अंतर दिखाया। उन्होंने कहा कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत सैमुअल्सन ने कहा कि जो चुनाव उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है वो स्ट्रांग ऑर्डरिंग या सबल क्रमबद्धता पर आधारित होता है, लेकिन उनका कहना था कि वाकई में जो चॉइस होती है वहाँ पे निर्बल क्रमबद्धता की संभावना अधिक पाई जाती है। चॉइस इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, बहुत सारे संयोग, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चुनाव के समय इतने करीबी और इतने पास पास होते हैं कि उसमें से उन संयोगों में कोई विशेष अंतर नहीं होता, और ऐसे में कोई एक संयोग यदि चुन लिया जाए और दूसरा न चुना जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि चुना गया संयोग दूसरे संयोग से बेहतर था, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सभी लगभग बराबर थे। अब 3-4 संयोग जो बहुत करीबी थे उनमें से कोई एक चुन लिया गया तो उसका चुनाव ये महज एक संयोग है, इट इज़ ओनली अ चांस। और उन्होंने उपभोक्ता व्यवहार की सिद्धांत लॉजिकल ऑर्डरिंग के आधार पर, तार्किक क्रमबद्धता के आधार पर की, जिसको हम लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो हिक्स का उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में 2 प्रकार का योगदान, एक इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट और 4 कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस के आते हैं, और दूसरा योगदान रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, जहां तार्किक क्रमबद्धता के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या 1956 में की। अब उपभोक्ता सिद्धांत के अतिरिक्त हम हिक्स के विचार को अर्थशास्त्र में शुरू में पढ़ते हैं।
जहाँ हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है स्टैटिक और डायनेमिक सेंस में की जाती है। तो जो इकोनॉमिक डायनेमिक्स का विचार है, आर्थिक गत्यात्मकता का जो विचार है, वो विचार हिक्स के द्वारा दिया गया था। हिक्स ने कहा कि जब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो विभिन्न चर किसी प्रणाली के हैं वो अलग अलग समय बिंदु के हैं, तो ऐसी स्थितियों में हमें अलग अलग वेरिएबल को डेट करने की आवश्यकता होती है, उनका तिथीकरण आवश्यक होता है। गत्यात्मकता में यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई बात, कोई चीज़ कब की है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के जो तरीके थे, स्टैटिक्स, स्थैतिक रूप में, गत्यात्मक रूप में, तो जो इकोनॉमिक डायनेमिक्स का विचार था वो विचार हिक्स के द्वारा दिया गया था। ये एक दूसरे प्रकार का योगदान है। हिक्स के योगदानों को हम ट्रेड साइकिल में भी देखते हैं। आप जानते हैं कि व्यापार चक्र के दो सिद्धांत बड़े पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन पर आधारित हैं। तो ट्रेड साइकिल थ्रू इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, एक सैमुअल्सन का और दूसरा J.R. हिक्स का। पहले सैमुअल्सन का सिद्धांत आया 1939 में, 1939 में, और उसके बाद J.R. हिक्स का सिद्धांत आया 1950 में, 1950 में। उनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। दोनों ही सिद्धांत गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया पर आधारित हैं, लेकिन एक विशेष अंतर यह है कि जो सैमुअल्सन का सिद्धांत है वो ये बताता है कि गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया से आय की वृद्धि के, समय के साथ साथ आय की वृद्धि के जो तरीके पाए जाते हैं वो तरीके 5 पैटर्न बनाते हैं। वो तरीके 5 तरीके के हो सकते हैं। इनकम जनरेशन के 5 पैटर्न हो सकते हैं। कुछ में ट्रेड साइकिल जनरेट होती है, कुछ में नहीं होती है, और किस में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, एमपीसी एंड एक्सेलरेटर कोफिशिएंट। तो अल्फा और बीटा की मानों के आधार पे आय की जो समृद्धि होती है, वृद्धि होती है, उसके 5 पैटर्न पाए जाते हैं, और हर पैटर्न ट्रेड साइकिल जनरेट नहीं करता। तो अल्फा और बीटा के वो कौन से मानों की स्थितियां हैं जहां ट्रेड साइकिल जनरेट होती है। सैमुअल्सन का मेन कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने बताया कि ट्रेड साइकिल जनरेट होने का कारण मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर का इंटरेक्शन। सैमुअल्सन की ट्रेड साइकिल के बाद हिक्स की ट्रेड साइकिल आती है, और हिक्स की ट्रेड साइकिल इस मामले में सैमुअल्सन की ट्रेड साइकिल से बेहतर कही जा सकती है कि उन्होंने इंटरेक्शन का फिनोमिना तो इस्तेमाल किया, लेकिन यह बताने की कोशिश की कि समृद्धि के बाद, प्रॉस्पेरिटी के बाद रिसेशन क्यों आता है, और रिसेशन जब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो डिप्रेशन के बाद रिकवरी क्यों होती है। अपर टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल एंड लोअर टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल, इसके रीजंस क्या हैं, इसकी व्याख्या हिक्स ने की। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अपर और लोअर टर्निंग पॉइंट ट्रेड साइकिल के कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसको सैमुअल्सन ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस आधार पे जो ट्रेड साइकिल है, ट्रेड साइकिल की फील्ड में भी जो मैथमेटिकल इंटरेक्शन के द्वारा ट्रेड साइकिल को हिक्स ने बताया, वह भी हिक्स का योगदान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिक्स का योगदान हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र में भी देखते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जहां पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशंस आती हैं,
वहाँ हम देखते हैं कि जो पेरेटो अनुकूलतम शर्तें हैं, पेरेटो का कंसेप्ट है, उसकी दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन ये है कि अगर कोई नीति परिवर्तन कुछ लोगों को हानि पहुंचाता है और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाता है, तो ऐसे में वह नीति परिवर्तन अच्छा है या बुरा, इसका मूल्यांकन हम पेरेटो क्राइटेरिया से नहीं कर सकते। इस कमी को कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया के द्वारा, कैल्डर-हिक्स मानदंड के द्वारा दूर किया गया। और कैल्डर-हिक्स मानदंड के अंतर्गत यह बताया गया, आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, कि अगर किसी नीति परिवर्तन या किसी व्यवस्था के द्वारा कोई परिवर्तन होता है तो वर्तमान स्थिति से जो नई स्थिति उत्पन्न होती है उसमें कुछ लोगों को लाभ होता है और कुछ लोगों को हानि। लेकिन अगर लाभ उठाने वाले हानि उठाने वालों की, हानि सहने वालों की क्षतिपूर्ति कर सकें और उसके बाद भी लाभ की स्थिति में रहें तो शुद्ध लाभ हुआ। तो ये नीति परिवर्तन स्वीकार्य होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें सोसाइटी का नेट बेनिफिट है। इसको हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र में क्षतिपूर्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह आपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो एक और विशेष कंट्रीब्यूशन हिक्स का वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फील्ड में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये वो प्रमुख योगदान हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये वो प्रमुख योगदान हैं जो जे.आर. हिक्स के तमाम योगदानों में गिने जाते हैं। कंज्यूमर थ्योरी में दो प्रकार के योगदान, उसके बाद उनका योगदान ट्रेड साइकिल में, उनका योगदान उपभोक्ता बचत में, उनका योगदान कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। ये हिक्स को उस स्तर का अर्थशास्त्री बनाते हैं जिसकी वजह से उनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिलता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में दूसरा नाम हम जो ले सकते हैं वो दूसरा नाम मिसेस जॉन रॉबिन्सन का है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन का आधुनिक अर्थशास्त्रियों में या पोस्ट केनीजियन इकोनॉमिस्ट में जो योगदान है उसे हम अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों में देखते हैं। जैसे मिसेस जॉन रॉबिन्सन का जिक्र मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। जब यह सिद्ध हो गया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक आइडियल सिचुएशन है, मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है लेकिन रेयर, लेकिन जो ज़्यादातर अपने अब आसपास जो बाज़ार दिखता है वह बाज़ार किस प्रकार का है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो ना तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना मोनोपोली का है। यह बाज़ार जो ज़्यादातर दिखता है इसकी व्याख्या नहीं हुई। यह बाज़ार क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या होता है, इस बात का अध्ययन दो अर्थशास्त्रियों ने एक साथ प्रारंभ किया था। एक मिसेस जॉन रॉबिन्सन और दूसरे एडवर्ड चैम्बरलिन। दोनों ने अलग अलग अध्ययन किया और अपने रिजल्ट्स दिए, परिणाम दिए। मिसेस जॉन रॉबिन्सन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं, और चैम्बरलिन का जो योगदान है उसको हम थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट के विश्लेषण के अंतर्गत हम चैम्बरलिन की मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके मॉडल्स को फॉलो करते हैं, यह बात अलग है। लेकिन जॉन रॉबिन्सन ने भी ऐसे बाज़ार के विषय में जो अपनी बातें कही थीं वो बातें मूल रूप से चैम्बरलिन की बातों के अनुसार ही थीं, वैसी ही थीं जैसा विश्लेषण चैम्बरलिन ने किया था। इन अर्थों में
जो अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसके विश्लेषण का जो योगदान मिसेस जॉन रॉबिन्सन का है वह अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। आपको अगर ध्यान हो तो जब फैक्टर प्राइसिंग की बात आती है, साधनों के कीमत निर्धारण की बात आती है, तो साधनों के कीमत निर्धारण में जो जनरल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है उसमें 3 मॉडल्स हैं। एक, जब प्रोडक्ट मार्केट में और फैक्टर मार्केट में दोनों में परफेक्ट कंपटीशन हो। दूसरा, जब प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली हो और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो। और तीसरा, जब प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट दोनों में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। ऐसे में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मूल्य निर्धारण तथा फर्म के साम्य में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, आगम और व्यय के विश्लेषण की प्रणाली को प्रारंभ किया था। और अगर प्रोडक्ट मार्केट में और फैक्टर मार्केट में दोनों में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली हो और फैक्टर मार्केट में मोनोपोली हो, प्रोडक्ट मार्केट में एकाधिकार हो और फैक्टर मार्केट में क्रेताधिकार हो, तो साधन को जो पैसा मिलता है वह उसको मिलने वाले पैसे की तुलना में बहुत कम होता है। और उसमें 2 प्रकार के शोषण होते हैं, यानी उसको जो पैसा नहीं मिलता है वो पैसा, उसका एक हिस्सा एकाधिकारी शोषण के रूप में होता है और दूसरा पैसा क्रेताधिकारी शोषण के रूप में होता है, जो उसको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता है। इस फिनोमिना की भी जो व्याख्या है वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त जब हम लगान के सिद्धांत को माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो वहाँ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट जो रिकॉर्डो की थी उस पर एक महत्वपूर्ण सुधार मिलता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। और लगान का आधुनिक सिद्धांत देने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनमें प्रमुख योगदान जॉन रॉबिन्सन का था। जॉन रॉबिन्सन ने रेंट की डेफिनेशन आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत बताई थी कि लगान बराबर क्या है। लगान 2 चीज़ों का अंतर है, वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अगर कोई मजदूर है, वो वर्तमान में किसी जगह काम कर रहा है और वहाँ उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको उस काम में लगा रहने के लिए कम से कम वो काम से न जाए 100 रुपये देना आवश्यक है। ये इस प्रकार का जो सिद्धांत है दैट रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, इसमें हस्तांतरण आय का अर्थ क्या है, ट्रांसफर अर्निंग क्या है। ट्रांसफर अर्निंग, हस्तांतरण आय, वह न्यूनतम आय है, वह न्यूनतम पैसा है जो किसी साधन को वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मानिए एक मजदूर 10 रुपये कमाता है परंतु 6 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है 6 रुपये में काम करने के लिए अगर वो तैयार है तो उसको कोई 6 रुपया देगा तो वो काम कर लेगा। लेकिन वो जो काम कर रहा है उसमें उसको 10 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ 10 माइनस 6 बराबर 4 रुपये। ये अर्जित आय है और यही लगान है। इस प्रकार से देखा जाए तो लगान के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत रिकॉर्डों की तुलना में जिस बात पर ज़्यादा जोर रॉबिन्सन ने दिया वो था साधन, जबकि
रिकॉर्डों ने जिसकी बात की थी वह थी केवल भूमि। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एक ज़्यादा व्यापक सिद्धांत है जो किसी भी प्रकार के उत्पादन के साधन पर लागू होता है, और जॉन रॉबिन्सन का योगदान लगान के आधुनिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाद यह जॉन रॉबिन्सन का दूसरा प्रमुख योगदान है। एक बात एक तीसरे अर्थशास्त्री की करते हैं, पॉल सैमुअल्सन। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में पॉल सैमुअल्सन का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि जो न्यू क्लासिकल विचारधारा थी मार्शल की, उस विचारधारा के साथ साथ जो नए परिवर्तन हमको आगे दिखते हैं, उन परिवर्तनों में सैमुअल्सन का दृष्टिकोण एक नए प्रकार का था, और यह परिवर्तन, यह विचार उनके प्रधान ग्रंथ में दिखता है। उनका जो प्रधान ग्रंथ जो सबसे अधिक पॉपुलर है वो है इकोनॉमिक्स, 1949। सैमुअल्सन के कई योगदान हैं। सैमुअल्सन एक ऐसे समय के अर्थशास्त्री हैं जब वैश्विक जगत में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। कीन्स की विचारधारा महान मंदी से निकल चुकी थी। अर्थव्यवस्थाएं कीन्स के जो फॉलोअर्स थे, उनकी विचारधाराएं वैश्विक स्तर पर व्यापक थीं, चल रही थीं। इस समय के दौरान जो सैमुअल्सन की पुस्तक इकोनॉमिक्स थी वह अत्यंत लोकप्रिय हुई, और भारत में भी इस पुस्तक को अत्यधिक सम्मान के साथ देखा जाता है। सैमुअल्सन की इकोनॉमिक्स में गणित की प्रधानता है, और सैमुअल्सन ने अपने विभिन्न सिद्धांतों में जिन बातों की चर्चा की है उसको देखकर लगता है कि वे जॉन मेडाल कीन्स, मार्शल और हिक्स से बहुत अधिक प्रभावित थे। खास तौर पे अगर देखा जाए तो जो कीन्स की मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच थी, जो कीन्स का समष्टिक आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण था, उसने उन्हें प्रभावित किया, और उनकी अप्रोच में, उनके दृष्टिकोण में कीन्स की जो मेथोडोलॉजी थी, कीन्स की जो क्रियाविधि थी मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करने की, बताने की, उसकी काफ़ी छवि मिलती है। सैमुअल्सन कीन्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेथोडोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने इसका काफ़ी उपयोग भी किया। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कीन्स के सिद्धांतों को विकसित करने में उनका योगदान काफ़ी अधिक है। यहाँ पर हम सैमुअल्सन के आर्थिक योगदानों में केवल एक योगदान की चर्चा कर रहे हैं, और इस योगदान को आपको पढ़ना भी चाहिए, याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है। और ये सैमुअल्सन का योगदान है उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण के क्षेत्र में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत। प्रकट अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये जो निबंध था, उन्होंने अपनी एक निबंध लिखा था, कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, 1948 में, 48 में यह प्रकाशित हुआ। और प्रकट अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार से बताया चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस, किस प्रकार से बताया कि उपभोक्ता के व्यवहार की जो व्याख्या है वो वास्तविक बाजारिक परिस्थितियों में होनी चाहिए, ना कि इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे इसके आधार पे हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के द्वारा हम इंडिफरेंस कर्व निकाल सकते हैं, कैसे हम रिवील्ड प्रेफरेंस की सहायता से उदासीनता वक्र की रचना कर सकते हैं, कैसे हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की सहायता से मांग वक्र की रचना करते हैं, कैसे हम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं, मांग वक्र को निकाल सकते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से। ये बड़े महत्वपूर्ण योगदान
उपभोक्ता व्यवहार के क्षेत्र में सैमुअल्सन के हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि जिन चीज़ों को हिक्स ने भी स्वीकार किया कि उनकी कंज्यूमर बिहेवियर की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ज़्यादा अच्छी है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक से, और इसी मेथोलॉजी को फॉलो करके हिक्स ने रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में लॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्डरिंग को लिखा। तो सैमुअल्सन से रिलेटेड, आधुनिक अर्थशास्त्रियों में सैमुअल्सन से रिलेटेड जो प्रमुख सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये वो कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जिक्र, उनके विषय में आपको मैंने बताया, जिन अर्थशास्त्रियों के प्रमुख सिद्धांतों को आपने पढ़ा भी है और उनकी प्रमुख रचनाओं को और उनके प्रमुख सिद्धांतों को आपको याद रखना चाहिए।